पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। बात कर रहे होंगे यूनिट 2.2 जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है, तो उसके हम 2.2 पे बात कर रहे होंगे। इसके फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह से आपका कवर किया गया है। आज डिस्कस करेंगे यूनिट 2.2 पे, जो कि हमारा है विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर जो ये दो कैटेगरी आती है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। विजुअल इम्पेयरमेंट को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हमें उसकी डेफिनेशंस, क्या उसके कारण हो सकते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और क्या एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन एंड मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। मतलब ऐसे बच्चों के लिए आप किस प्रकार का शैक्षिक प्रबंधन करेंगे, शिक्षा में किस तरीके से बच्चों को आप लाएंगे, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। एक एक करके सभी चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले जानेंगे कि दृष्टिबाधिता क्या होती है। तो दृष्टिबाधिता का मतलब क्या होता है? दृष्टि का मतलब होता है देखने, ठीक है। और दृष्टि तीक्ष्णता का मतलब क्या होता है कि देखने की क्षमता में कमी। दृष्टिबाधिता क्या है कि जब कोई व्यक्ति है वो ठीक चीज़ों को ठीक ढंग से देख नहीं पा रहा है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है, तो इसको ही हम कहते हैं दृष्टि तीक्ष्णता या दृष्टिबाधिता। तो दृष्टिबाधिता को अगर हम आयुर्वेद में देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनमें देखने की क्षमता बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अलग अलग टर्म में हम दृष्टिबाधिता को डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। पहला शैक्षिक दृष्टि से हम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे, कोई ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि का विकास इतना कम हुआ है कि वो दृश्य सामग्री के उपयोग की सहायता से भी या आंशिक रूप से पढ़ सकते हैं, पूर्ण रूप से वो दृश्य सामग्री का उपयोग करने पर भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो कि पढ़ने के लिए सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं पढ़ पाता है, दृश्य सामग्रियाँ जो आती हैं मतलब ब्रेल लिपि की सहायता से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को ही हम दृष्टिबाधित कैटेगरी में रखेंगे। अगला चिकित्सीय दृष्टि से दिया जाता है। तो चिकित्सीय दृष्टि से हम जो देखते हैं, इसकी जो देखते हैं डिफिनीशंस, वो दो आधार पे हम देखते हैं। पहला हम दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति विजुअल इम्पेयरमेंट होता है वो 20 फीट की दूरी को भी नहीं देख पाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि दृष्टिबाधित होगा वो 20 फीट की दूरी को तक भी स्पष्ट रूप से वो देख नहीं पाता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति 200 फीट तक अच्छी ढंग से देख सकते हैं, वहीं अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति होगा तो वो 20 फीट की दूरी को भी नहीं देख पाएगा। तो ऐसे ही व्यक्तियों की, जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी को भी ठीक ढंग से ना देख पा रहे हों, ऐसे व्यक्तियों को ही हम दृष्टिबाधित व्यक्ति कहते हैं। और दृष्टि तीक्ष्णता को हम इस टर्म में डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद देखने के आधार पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं कि जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दृष्टि विकृति है, तो व्यक्ति के देखने का जो व्यास होगा वो 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 200 से अधिक होगा तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का 200 से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इनमें देखने की अक्षमता होती है और ऐसे ही व्यक्तियों को दृष्टिबाधित कहा जाता है। अब बात करेंगे दृष्टिबाधिता के कारणों पे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से दिव्यांगता के कारण पढ़े होंगे, तो जो भी दिव्यांगता के रीजन्स होते हैं वो आप इस चैप्टर में, मतलब इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वही सारे रीजन होते हैं, कुछ डिफरेंट रीजन होते हैं और सेम वैसा ही रीजन होता है दृष्टिबाधिता होने का। तो देखेंगे जैसे आंखों में चोट लग जाना कारण हो सकता है किसी भी दुर्घटना की वजह से, जैसे बच्चा खेल रहा है या कोई भी हादसा बच्चे के साथ हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे की आंख की रोशनी जो है वो चली जाए, तो भी व्यक्ति जो है वो दृष्टिबाधित हो सकता है। जैसे आपने लुई ब्रेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या था कि उनकी आंख में जो था वो सरिया चला गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको दृष्टिबाधिता हो गया, या कोई भी चोट लग जाने की वजह से, अगर आंखों में किसी प्रकार का कोई चोट लग जाता है और उसकी वजह से व्यक्ति की देखने की क्षमता चली जाती है, तो दृष्टिबाधिता हो सकती है। अगला है विशेष रूप से कार्निया की जो चोटें होती हैं दृष्टिहीन के लिए सबसे ज़्यादा सामान्य कारण मानी जाती हैं। उसके बाद अगला है अंधापन और दृष्टि हानि की स्थिति।
रेटिनाइनस पिगमेंटेशन लिग्मेसी में अंधेपन का ये सबसे आम कारण माना जाता है। अगला है, कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता है माँ को जर्मन खसरा हुआ हो या फिर माँ कोई वायरस के संक्रमण के चपेट में आ जाती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान माँ से विकसित जो भ्रूण होता है वो इसमें बच जाता है और बच्चे में क्या होता है, दृष्टिबाधिता हो सकती है। देखिए, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ किसी नशीली पदार्थों का सेवन कर रही है या माँ बहुत ज़्यादा बीमारी से पीड़ित हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव का अनुभव कर रही है, किसी प्रकार का उसको मान लीजिए कि टीबी या खसरा, किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, किसी वायरस के संपर्क में आ रही है, तो उससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि बच्चे में दृष्टिबाधिता की संभावनाएं हो जाए। ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधिता ही हो सकती है, कोई और दिव्यांगता भी हो सकती है, लेकिन दृष्टिबाधिता भी हो सकती है, संभावना होती है। अगला इसमें अगर हम बात कर रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लोगों ने, जिसमें है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैसिस नामक एक संक्रमण जो होता है, जो आंखों के कारणों भी आंखों की दृष्टि को जो है ये नुकसान पहुंचा देता है। यह विकसित और निम्न देशों में खराब जल और स्वच्छता सुविधाओं के साथ देखा जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल प्रदूषित होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वस्थ वातावरण नहीं है, तो इस संक्रमण की वजह से ही क्या होता है, बच्चों की आंखों की दृष्टि जो है वो चली जाती है। यह कमजोर आंख का विकास, इसमें क्या होता है कि जो आंख है उसका विकास रुक जाता है, जिससे आंख से अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो लेंस होता है, आंख में जो लेंस होता है उस पर किसी प्रकार के कोई छाया आ गई हो या जो उस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ठीक ढंग से ना बन रहा हो, आगे पीछे बन रहा हो, ठीक जगह पे ना बन रहा हो, तो भी बच्चे में दृष्टिबाधिता मतलब दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है और उस दृष्टि दोष के कारण बच्चे में दृष्टिबाधिता हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे दृष्टिबाधित बच्चों की आप पहचान कैसे करेंगे। ये तो ऊपर आपको जो बताए गए वो सारे रीजन थे कि इन सारे रीजनों की वजह से दृष्टिबाधिता हो सकती है, लेकिन अब हम इन दृष्टिबाधितों की पहचान कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए कुछ मानक हैं, जो कि है सबसे पहला है आपका व्यवहार के द्वारा। हम बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके भी हम दृष्टिबाधिता की जो है पहचान कर सकते हैं। बच्चों को उनके साथियों द्वारा दृष्टि संबंधी जानकारी उचित प्रकार से स्वीकार नहीं की जाती। कोई ऐसा बच्चा जो कि दृष्टिबाधित होगा, तो अगर उसके साथी मतलब उसके क्लासमेट या उसके टीचर कोई भी दृष्टि संकेत बच्चे को दे रहे हैं, तो वो बच्चा उस दृष्टि संकेत को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा देखा जाता है तो माना जाएगा कि बच्चे में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का दृष्टि दोष है। अगला क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके सीखने का तरीका जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि सामान्य बच्चे क्या है, देखकर अवलोकन करके सीखते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें दृष्टिबाधित बच्चों की, तो ये बच्चे ज़्यादातर सुन करके चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों में देखने की अक्षमता की वजह से ऐसे बच्चे देख करके सीखने की अपेक्षा ये बच्चे सुनकर सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भी हम अवलोकन के द्वारा उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि बच्चे में दृष्टिबाधिता है या नहीं है। याद रखें कि ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनमें संप्रेषण की कोई अक्षमता नहीं पाई जाती, मतलब ऐसे बच्चों में संप्रेषण का कौशल जो है वो अच्छा पाया जाता है। इनमें संप्रेषण का कोई भी दोष नहीं होता है। ये अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से, अपने साथियों से क्या है कि वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे बच्चों में जो दृष्टि होती है इनकी, वो चीज़ें यहाँ पे प्रभावित होती है। अगला निरीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं, जैसे एक टीचर है वो बच्चों का निरीक्षण करके, बच्चों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके वो बता सकता है कि हाँ बच्चे में दृष्टिबाधिता है या फिर नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर देखने या चार्टों की पढ़ने आदि में कठिनाई महसूस करते हैं। अगर कोई बच्चा दृष्टि दोष बच्चे में होगा तो वो चीज़ों को देखकर सीखने की बजाय सुनकर सीखने पर ज़्यादा फोकस करेगा। जैसे अगर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा गया है, चार्ट है, रिटन में बुक है, ब्रेल में नहीं छपी है, अगर वैसे ही बुक है सामान्य बच्चों के लिए जो बुक होती हैं, तो ऐसे बुक को वो पढ़ने में असमर्थता महसूस करता है। वो ठीक ढंग से बुक को नहीं पढ़ पाएगा, उसको बोर्ड पे देखने में तकलीफ होगी, चार्टों को देखने में तकलीफ होगी, तो वो सुन करके ज़्यादातर सीखने का प्रयास करता है। अगला आप बात करते हैं शारीरिक चिन्ह के द्वारा। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण, जिनके द्वारा भी हम बता सकते हैं कि बच्चे में दृष्टिबाधिता है या फिर नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं तो
ऐसे बच्चों की जो आंखें होती हैं वो सूजी हुई रहती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा पानी बहता रहेगा, एक आंख में जो है वो कीचड़, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सभी के लक्षण जो हैं, जितने भी लक्षण बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में नजर आ जाएंगे। किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर आता है, किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर आता है। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो दृष्टिबाधिता के देखने को मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख से लगातार पानी गिर रहा है, किसी व्यक्ति की आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग लक्षण, अलग अलग शारीरिक लक्षण बच्चों में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आंखों के जांच के द्वारा भी हम दृष्टिबाधिता की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही फेमस है और वो है हार्वर्ड के द्वारा दिया गया स्नेलर चार्ट, ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है कि दृष्टि तीक्ष्णता की इकाई को किसमें मापा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि जो दृष्टि तीक्ष्णता है, दृष्टि तीक्ष्णता की इकाई को हम किसमें मापते हैं, तो हमारा जवाब होगा जो दृष्टि तीक्ष्णता की इकाई होती है उसको हम किस में मापते हैं, स्नेलर पाई चार्ट। वो होता है स्नेलर पाई चार्ट। तो स्नेलर पाई चार्ट में हम दृष्टि तीक्ष्णता को जो तीव्रता है उसको मापते हैं। और ये दिया किसके द्वारा गया था, तो हार्वर्ड के द्वारा ये दिया गया था। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। देखिए दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए और भी तरीके हैं, अब नहीं है कि सिर्फ एक स्नेलर पाई चार्ट ही होता है, लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है। एक और आप याद रख सकते हैं, वो है इसियाना टेस्ट। ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम बच्चे में कोई किसी प्रकार का दृष्टि दोष है या फिर नहीं है वो हम जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं आंखों के जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चे में दृष्टिबाधिता है या फिर नहीं है। तो लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका यही है, हार्वर्ड के द्वारा दिया गया स्नेलर चार्ट। अगला हम बात करेंगे दृष्टिबाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रबंधन। क्या क्या शैक्षिक प्रबंधन हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भिआई से डीएड कर रहे हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में बन जाते हैं। तो दृष्टि बालकों की जो शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए हम समुचित निष्पादन है, मतलब विशेष शिक्षक के लिए कुछ प्रबंधन हैं जो कि करने चाहिए। अगर आप एक विशेष शिक्षक हैं और अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि बच्चे की जो लर्निंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बच्चे को सीखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहला है ब्रेल प्रशिक्षण। बच्चों को ब्रेल प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि ब्रेल के माध्यम से जो बच्चे देखकर नहीं सीख पा रहे हैं, जो कि सुनकर सीख रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होती है जो कि ब्रेल के माध्यम से वो सीखते हैं। तो इसको किसने दिया था ब्रेल लिपि, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो विधि होती है इसके बारे में बच्चों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों को उचित प्रशिक्षण ब्रेल के बारे में दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता मिल सके। एक समावेशी परिवेश में विशेष शिक्षक कुछ भूमिका निभा सकता है, जैसे वो ब्रेल पठन पाठन लेखन को सिखा सकता है, बच्चों को ब्रेल प्रशिक्षण दे सकता है, ब्रेल पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय कर सकता है, ब्रेल लेखन हेतु तो विभिन्न उपकरणों से अवगत करा सकता है। जैसे ब्रेल लिखने के लिए जो स्टाइलस होता है, टेलर फ्रेम हो गया, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हैं, जो भी संसाधन बच्चों के लिए उपयोगी हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। उसका उपयोग कैसे करना है, सारी चीज़ें बच्चों को बताई जानी चाहिए, ताकि बच्चे का जो शैक्षिक निष्पादन है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। अगला है संवेदी प्रशिक्षण। देखिए संवेदी प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि बच्चे देख कर नहीं सीख पा रहे हैं, वो सुनकर सीखते हैं अपनी संवेदनाओं के माध्यम से। जो उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनकी नेत्र की जो क्षमता है, मतलब देखने की जो क्षमता है, वो बच्चों में नहीं पाई जाती। तो जो भी बचे हुए सेंस हैं उसका इस्तेमाल करना, कैसे उसका उपयोग बच्चे कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनको हम सूचना का द्वार कहते हैं, इसके द्वारा हम सीखते हैं। कोई भी चीज़ सीखने में हमारी जो श्रवण इंद्रिय होती है और हमारी दृश्य इंद्रिय होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दोनों ही ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम 90% चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर बच्चे में दृष्टिहीनता है, बच्चे की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है, तो बच्चे सुनकर ही अगर चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हमें बच्चों को ये
जो संवेदीय प्रशिक्षण है वो देना चाहिए कि कैसे आप बच्चे अपने हाथ का इस्तेमाल करके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे बच्चे अपनी सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख सके और अपने शैक्षिक स्तर को अच्छा बना सके। अगला है अनुस्थिति और चलिष्णुता। इसका भी बच्चों को प्रॉपर प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो उनको आवागमन में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए ये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को अपने वातावरण को पहचानते हुए स्वतंत्र रूप से तथा स्वच्छतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्बाध रूप से आने जाने में सक्षम हो सके। ये प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे जो केन होता है, केन के माध्यम से बच्चों को चलना सिखाया जाता है ताकि बच्चे उस केन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाएं। बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चे केन का इस्तेमाल करके जान पाए कि कहाँ पे पथरीला रास्ता है, कहाँ पे कच्ची सड़क है। तो इस तरीके से बच्चे आप अपने आवागमन को थोड़ा सा ईजी बना सके, उसके लिए बच्चों को ये प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। अगला है बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता। ऐसे बच्चों के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बालक जो हैं वो आसपास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सके। कोई भी बच्चा है उसके लिए क्या है, किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा हो तो बच्चे के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे एक श्रवण बाधित बच्चा है तो श्रवण बाधित बच्चे के लिए भी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ऐसे ही विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसके लिए भी बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा, जैसे अगर हम बात करते हैं तो बाधा मुक्त वातावरण ऐसा होगा कि जैसे अगर क्लासरूम है तो उस पर चीज़ें ब्रेल में भी लिखी गई हों। अगर ब्रेल में लिखना संभव नहीं है तो वहाँ पे ऑडियो टेप लगा हो जो कि बच्चों को बता रहा हो कि वो किस कमरे में है। जैसे ही वो हाथ रखे उनको समझ में आ जाए कि हाँ, कुछ आवाज़ हो कि हाँ ये कमरा नंबर 4 है, 5 है, इस तरीके से उनको बताया जाना चाहिए ताकि बच्चे हर जगह अपनी जो सेवाएं हैं, मतलब हर जगह वो पहुंच सके और अपने अधिगम को भी अच्छा बना सकें। अगला है संसाधन कक्ष प्रबंधन। ऐसे बच्चों के लिए जो संसाधन कक्ष है, मतलब संसाधन कक्ष का मतलब है कि एक ऐसा रूम जहाँ पे बच्चे की सीखने की सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हो। ठीक है, तो बच्चों के लिए ये संसाधन कक्ष भी होना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संसाधन कक्ष में जैसे ब्रेल बुक होना चाहिए, ऑडियो टेप्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को केन भी होना चाहिए ताकि बच्चे को आवागमन में भी सहायता हो। बच्चे के लिए टेलर फ्रेम भी होना चाहिए, बच्चे के लिए अबेकस भी होना चाहिए। तो मतलब जो भी उपकरण हैं बच्चे की, जो भी शैक्षिक में बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे उपकरण जो हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। अगर सारे के सारे उपकरण उपलब्ध रहेंगे तो उसकी सहायता से बच्चे अपने अधिगम को अच्छा बना सकते हैं। वो बहुत अच्छे ढंग से सरलतापूर्वक चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा समावेशी विद्यालय है जहाँ पे अगर उसमें ब्रेल की कोई व्यवस्था नहीं है, या फिर अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा विद्यालय है जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे तो पढ़ते हैं पर उनके लिए जो सीखने की सामग्रियां हैं जैसे टेलर फ्रेम हो गया, अबेकस हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध है तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो संसाधन कक्ष में जो प्रबंधन है, मतलब सामग्रियों का जो प्रबंधन है वो होना चाहिए। बच्चे के लिए सभी सामग्रियाँ उपलब्ध होंगी तो वो अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा। और एक विशेष शिक्षक भी होना चाहिए जो इन बच्चों की हेल्प करे जहाँ पे बच्चे ना सीख पा रहे हों। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस यूनिट में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।